मार्मिक प्रश्नकर्ता के नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जिंदगी में जिस शऊर की बात इस कविता में कर रहे हैं और जिस संयम को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं, उस जिंदगी के शऊर और संयम को दिन प्रतिदिन अपनी कक्षा में समझाने वाला शिक्षक है आदित्य सर। बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण इंसान, एक बेहद पारंपरिक विषय को लेकर मैं देखता हूं कि एमपीपीएससी के क्षेत्र में कोविड के समय एक लॉबी सी बनी कि इस विषय को किसी विशेषज्ञ से ही पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा। 2020 की परीक्षा हम सभी ने देखी, हमें लगा कि यार अब तो बड़ा कठिन होने वाला है इतिहास का पेपर या हर तरह की चीजें, लेकिन इस लीक को, इस प्रश्न को हल करने का काम किया आदित्य सर ने। सर के द्वारा पढ़ाया गया मध्य प्रदेश का इतिहास अपने आप में एक इतिहास बनकर रहेगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सर ने एमपी हिस्ट्री को पॉलिटिकल हिस्ट्री से बता करके लिंक करके जोड़ा, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी भी शिक्षक के पास ऐसी चाबी है जो सर के पास है। अच्छा सर एक काम करते हैं कि कक्षा में पढ़ाते तो नहीं है, पुछाई तो होती है, लेकिन मुझे लगता है जिंदगी भी सिखाते हैं। तो एक मेंटर के तौर पर आप सभी के जीवन में रहते हैं, आप सभी को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भले वो कुछ चीजें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उनकी नजर से कुछ छूटता नहीं है, यकीन मानिए। दिनकर लिख कर गए हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना पौरुष दिखला के, और हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रखते हैं इतिहासों में भी। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा आदित्य सर जो आए अपने वक्तव्य से हमें नवाजे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर परीक्षा से संबंधित जो चीजें थी सर डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं, और वही तरीका भी है। मैं तो एक दो चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो एक बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा जैसे सर ने बोला डिमोटिवेट, और वो आता ही है स्वाभाविक। और मजेदार बात यह है कि ये पीएससी का नेचर है, और पीएससी का नहीं, पीएससी यूपीएससी जितने भी लोक सेवा से संबंधित परीक्षाएं हैं उनका ये नेचर है। 1 बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं, लेकिन जो खड़े रहते हैं उनका हो जाता है। तो एक बड़ी समस्या ये आती है कि यार 2 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, अभी क्या करना है, या सर हम तो प्री की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे हैं। एक समस्या ये भी, क्योंकि हम कभी भी मेंस को उस दृष्टि से नहीं देखते हैं जितना फोकस हम प्रीलिम्स को देते हैं, और इस वजह से भी हमारा प्रीलिम्स नहीं है। क्योंकि प्री के लिए बहुत सारी कोचिंग है जो क्लासेस चलाते हैं, पूरा 6-6, 7-7 महीने का बैच लेके आते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सिर्फ प्री पढ़ने से प्री कभी भी नहीं निकले। ये आप दिमाग में बिठा लो, मैं पहली क्लास से ये वाली बात बोलता हूं। आपको एक बार प्रॉपर मेंस पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स निकालने के। आप मान लीजिए पहले प्रीलिम्स का फॉर्मेट अलग होता था, सेक्शन होते थे सर, कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप गांधी एरा पढ़ लो, जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उनको पढ़ लो, जो विद्रोह है उनको पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अभी आपने देखा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन से एक भी क्वेश्चन नहीं है, रिवॉल्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार सामाजिक धार्मिक आंदोलन से 3 क्वेश्चन आए थे और रिवॉल्ट से भी 2 क्वेश्चन आए। कहना बस इतना चाहता हूं कि छोड़ना कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एमपीपीएससी की परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, बस देर है अपनी पढ़ाई करने के तरीके को बदलने। ये बात दिमाग में बिठा लो। पहले तो ल्यूसेंट पढ़ने में मात्र से प्रीलिम्स हो जाया करता था, आपने सुना होगा, जो आपके सीनियर रहे होंगे, तो बहुत सारे आप ही बच्चे हमें जो पुराने हैं वो बात जानते हैं। तो एक चीज तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है और 0 से लेके लास्ट तक पढ़ना है, 7-8 महीने दो, इन 7-8 महीने में ये सब पूरा हो भी जाता है, ये भी दिमाग में आप बिठाई लेना। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है और उसके बाद भी आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, या प्रीलिम्स हो गया तो मेंस नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है उस चीज से परेशान नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने पहली लाइन बोली थी कि इस परीक्षा का नेचर है, इसका ये स्वरूप मान के चलेगा, इसका एक अंदाज है कि 1 या 2 या 3 बार में हो सकता है ना निकले, लेकिन अगर आप
लगे रहोगे तो निकल जाओगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा, दो बड़ी अच्छी लाइन रहती है कि अक्सर जीत उनकी हो जाती है जो हार को टालते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस इतना, एक तो खड़े रहना है और बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहना है। बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं, कुछ अलग नहीं। 7.0 में आ जाओ, है ना? चलिए, थैंक यू। अगली कड़ी में मैं बात करूंगा कि जब आप बहुत घनी पीड़ा में होते हैं कभी कभी, और जिस तरह से प्रार्थना में आपके होंठ बुदबुदाते हैं, आपकी आवाज कांपती है और उसमें भरसक गीलापन आता है, ऐसा लगता है कि बरसात की मेड़ है, कभी भी टूट जाएगी। ऐसी है यह भाषा। मैं किस भाषा की बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। जिस दौर में हिंदी का पढ़ा लिखा वर्ग सर अपनी मातृभाषा से शायद विश्वासघात करने की दिशा में चल पड़ा है, इस दौर में हिंदी के अध्यापकों पर और ऐसे संस्थानों पर और परीक्षा लेने वाले संस्थानों पर भी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि एसआई का सिलेबस इस बार जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें हिंदी का वेटेज कम कर दिया गया। तो ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर, आपकी बात कुछ और हो सकती है, कि इसमें जिम्मेदारी ज्यादा अध्यापकों की बढ़ जाती है, उस विषय में पढ़ने वाले छात्रों की बढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस देश के, उस मातृभाषा के नागरिकों की बढ़ जाती है। मेरा आग्रह है मैम सर से कि वह आए और मुख्य परीक्षा 25 के साथ साथ हिंदी की अन्य संभावनाओं पर भी बात करें और हमें मार्गदर्शन करें। आईएएस सफलता आईएएस टीम का, जो कि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता को आपके सामने देखा है। सभी व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातों को कह दिया है और मुझे लगता है कि कोई अब ऐसी चीज बची नहीं है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। मैं पेपर 5 और पेपर 6 को डील करता हूँ और उसमें मैंने एक चीज समझी हुई है। जैसे अभी कल परसों की मैंने क्लास ली थी और मैंने प्रतिवेदन पढ़ाया। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं और सामने चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो समझ में आता है कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि अंततः आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में यह आता है कि अब आपके हाथ क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका दिमाग सिग्नल अब उंगलियों तक पहुंचा ही नहीं है कि लिखना क्या है। हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ लिया और हमने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन हमें लिखना क्या है। तो जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को समझेंगे, तब जाके आप अपनी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे प्रतिवेदन की बात हुई थी, तो प्रतिवेदन में क्या है जो आप शुरू से लेके आखिर तक देख रहे हैं। पहले दीप प्रज्वलन हो गया, उसके बाद में फिर मुख्य अतिथि या फिर अलग अलग उद्बोधक के द्वारा बातें बोली गई, बाद में आभार व्यक्त होगा, लास्ट में जो है भंडारा हो जाएगा। यही है प्रतिवेदन, और क्या। लेकिन हम प्रतिवेदन को हुआ मानने लगे। हमें ऐसा लगता है कि और लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम चीजों को बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चीजों को उठा पा रहे हैं। अब ऐसे ही बात आ जाती है निबंध में। निबंध में कहते हैं कि सर हमने पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है और हिंदी में भी हमारी जो भाषाई लेखन है वो बहुत बेहतरीन हो गया है, लेकिन फिर हम निबंध में क्यों जाके रुक जाते हैं। 2 पेज तक तो बिल्कुल शानदार तरीके से लिखेंगे, तीसरे पेज में हमारे पसीने निकलने लगते हैं। यदि किसी ने मेंस दिया होगा तो देखा होगा कि निबंध या कहीं पर भी जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके हाथ में जो पसीना आने लगता है। कारण क्यों है? क्योंकि हम डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे 10th साल में 2020 का जब मैंने मेंस दिया था, तब यही दिक्कतें हुई थी कि हम आजू बाजू देखते हैं, हमारे 10 फिसलने लगते हैं, हमारे अंदर डर का भाव आने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि जो विषय है आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा अभ्यास किया नहीं है। और जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम सारे शिक्षक क्या कर सकते हैं, आपको हथियार चलाना, आपको तलवार चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन चलाने किसको? बोलो भाई, आप ही चलाओगे ना, या हम चलाएंगे सर एक काम करो आप हमारा पेपर दे के आ जाए? नहीं, अंततः बात आती है, क्योंकि कोई भी बच्चा सिलेक्ट होने के बाद ये कह देता है कि सर आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से नहीं हुआ। बस सीधी सी बात है, वो हुआ किसकी वजह से है? हमारी वजह से। बस कारण अलग अलग है। कारण का मतलब है माध्यम अलग अलग। सभी लोगों ने आपकी मदद की और अंततः आपने मेहनत की और आप उस मुकाम तक पहुंचे। तो खुद पर आपको विश्वास रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूं। बाकी ज्ञान की बात मैं ज्यादा कर नहीं सकता।
क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि हम ही से सब कुछ होना है, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जरूरी बात करने का ही। और अब जहां तक मुझे लग रहा है कि वो डॉन मूवी आपने देखी है, उसमें एक गीत था, बच्चन साहब याद आ रहे हैं कि वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, इसका मुझे था इंतजार। एक विशाल मंच पर एक व्यक्ति खड़ा है और कुछ कह रहा है। उसकी बात में सिंधु घाटी सभ्यता के हासिल सबक हैं। इस बात में अभी के प्रसंग शामिल हैं। वो एक शिक्षक है, किंतु उससे शिक्षकों की परंपरागत जमात जो है असुविधा महसूस करती है। वह एक चिकित्सक है, किंतु क्षेत्र के धन लाभ के पीछे नहीं जाते हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसलिए सत्ता के विरुद्ध छात्रों को सीधा खड़े करने की जहमत जो है वो उठाते हैं। वो वक्ता है, वो अपने प्रशंसकों के लिए दृष्टा है, एक व्यक्ति और हजारों व्याख्याएं। बात यदि तर्क पर शुरू हुई है तो तर्क पर खत्म भी होनी चाहिए। आइए शानदार और जबरदस्त बातचीत की संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अपने टीम के मेंटर और इस संगोष्ठी के कर्णधार डॉक्टर कुलदीप सरकार सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और ये जोश मुझे लगता है उस आंदोलन की उन 4 रातों का है, इसे कम नहीं होने देना। आइए सर। थैंक यू और थैंक यू सभी टीचर्स लोग का समय देने के लिए। वैसे भी मेरा आवाज वैसे भी सही है, गला वैसे ही और खराब है। 2-3 चीजें वैसे तो 99.9% चीजें सब लोगों ने बता दी है। 2-3 चीजें पीएससी में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ। पहली चीज तो मुझे पीएससी बहुत आसान लगती है ना? पहली चीज मतलब जब कोई बच्चा के हमारा नहीं हो रहा तो मुझे लिखता है क्यों नहीं है? सच में मैं एग्जांपल देता हूँ, जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा वो कभी नहीं पढ़ी। जैसे मैंने अपने जीवन में आयोग कभी नहीं पढ़ी। जब यूनिट 10 में आयोग अलग से भी आया था तब भी मैंने एक दिन भी आयोग एक मिनट भी नहीं पढ़ा और वहां आयोग के क्वेश्चन तुक्का मार के आता था। ऐसा कोई प्री रुका ही नहीं मैंने। लोक प्रशासन आया, समाज शास्त्र आया था, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैथ्स रुका ही नहीं मेरा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सब्जेक्ट छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा प्री हो रहा, मेरा मेंस हो रहा, इंटरव्यू हो रहा। अभी 19-21 प्रोविजनल का आना है, 23 का मेरा भी मेंस इंटरव्यू है, 24 के अभी मेंस का रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है जब मैं 30% सिलेबस छोड़ के जा रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे खुद के सिंगल नोट्स नहीं है। जो बच्चों को हम पीडीएफ देते हैं वही मैं ऑफिसर से बोलता हूँ, फोटोकॉपी देते हैं, एक दिन देख के चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है जब मैं सीरियसली ले नहीं रहा हूँ तो पीएससी मुझे सीरियसली क्यों ले रही है? और बच्चे इतना सीरियस हो रहे हैं, उनका हो नहीं रहा, मतलब बच्चों की साइड से कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? जब मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ किसी एग्जाम को तो सिलेक्ट हुआ है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और बच्चा 5 साल से लगा वो 1 बार नहीं निकाल पा। तो बच्चों की साइड से सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली चीज है ये तैयारी समय मांगती है। ये कोई महिला सुपरवाइजर का पेपर नहीं है, सच ये कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पेपर नहीं है कि जब फॉर्म आएंगे तब हम एक ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे, एक किताब से बोलेंगे भैया सबसे अच्छी किताब कौन सी आई है आप बता दो, उसको पढ़ लेंगे। पर पिछले 2-3 साल से पीएससी का ट्रेंड बच्चों का वैसे हो गया है कि जब फॉर्म आएगा तो हम एक्टिवेट होंगे, जब फॉर्म आएगा तो हम परीक्षा धाम ले आएंगे, एमसीक्यू लाएंगे, लगा देंगे। मैं 2-3 साल से लगातार नहीं, 3 साल से, जब तक मेंस से हमारा प्री न निकल जाए तब तक हम मेंस की आंसर राइटिंग और ये कुछ नहीं करेंगे। अभी भी बच्चे आ रहे हैं कि हमारे 80+ है प्री, पर मेंस हमने छुआ भी नहीं। आप समझ रहे बच्चा कितना सीरियस है कि आप 3 महीने का कुछ बताओ। अब हम लोग हनुमान जी तो है नहीं कि सीधे संजीवनी पर्वत उखाड़ के खाएंगे बेटा डील इसको, मतलब बच्चे की सीरियस है। तो बच्चे ने पीएससी को महिला सुपरवाइजर का पेपर समझ लिया और उसे लगता है कि शायद 90 दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा।
और मुझे लगता है वही मेरे और बच्चे में अंदर आ जाता। मैं साल भर उस माइंडसेट में रहता हूं कि मुझे उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और विषय बच्चे का माइंडसेट रहता है कि जब वैकेंसी आएगी, क्यों आप यूट्यूब पर व्यूज देख लो, पेपर के 2 दिन पहले व्यूज क्या होते हैं और पेपर के 2 दिन बाद क्या होते हैं। 16 तारीख को पेपर था, 14 तारीख को देखो लाइव कितने बैठे, वही 18 को मैंने राजकोट से नीति मौद्रिक नीति ली, तो अभी भी 2-3 हजार है, पर पहले 2-3 हजार लाइव बैठे, 2-3 हजार टोटल व्यूज। मतलब 16 फरवरी के लिए बच्चे को कोई मतलब नहीं। अब बच्चा कैकई की तरह कोप भवन में बैठ गया, 3 महीने सुख मनाएगा, और अचानक से कोई पेपर में आएगा कि इस बार आ सकती है बम्पर भर्ती या पीएससी। अब वो चक्कर लगाएगा सर कोई बैच है क्या, है ना। तो पहली गलती है कि हमें 365 दिन ही नहीं देने और पोस्ट चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज तो मेरा कोई सिविल सर्वेंट बनने का था ही नहीं करने, जबरदस्ती पापा ने बोला डॉक्टर बन जा, पापा भी डॉक्टर थे तो अपन जबरदस्ती के, इन्हें बोला धन लाभ के चक्कर है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। और वो जीरो नॉलेज, एमबीबीएस में मेरे 54% है, क्योंकि 50% में पास होना पड़ता है। अगर 33% में पास होना पड़ता तो मैं 35 ही गया, तो मुझे पता था एमबीबीएस में पास होना है तो पापा बहुत मारेंगे, है ना। ये इसके बाद मैंने सोचा था क्या करते हैं, तो फिर मैंने पूछा क्या करते हैं, तो लेकिन व्यापम से भर्ती निकलती है, एसएससी से भर्ती निकलती है, यूपीएससी निकलता है, तो मैं एसएससी का दिया था, इनकम टैक्स ऑफिसर था एसएससी सीजीएल, व्यापम का भी दिया तो आबकारी एसआई सब में फर्स्ट रैंक है मेरी एमपी। तो फिर मुझे पता चला कि ये सब एमबीबीएस से छोटे होते हैं, तो मैं क्या करते हुए पीएससी कर लो, पर पीएससी देने गए पसीने देके, तो बस मैं तैयारी करने जाता था, तो मैं सिलेबस देखता था और पीवाई क्यों जरूर देखता था, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए ना क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। फिर मैं उस आधार पर अपना बनाता था कि मुझे इस पर क्या लिखना है, जो पेपर आ रहा है। जैसे मुझे अगर पीएससी की तैयारी करनी होगी तो मैं 2024 मेंस का अक्टूबर का पेपर उठाऊंगा और पेपर 1 to 6 तक सारे क्वेश्चन देख लूंगा, तो मैं समझ जाऊंगा यार समाजशास्त्र यूनिट 1 से ये क्वेश्चन आ रहा है, एथिक्स से ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे इस तरह से आएगा। तो मैं तैयारी शुरू करूंगा जब उस एग्जाम को समझ लूंगा, सिलेबस पढ़ लूंगा, पीवाई कुछ पढ़ लूंगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। पहले मैं देख तो लूं मुझे तैयार कितना करना है, फिर मैं सर से जाऊंगा कि सर तुझे इस लायक आप बना। अब दिक्कत क्या है, बच्चा 3 साल तैयारी कर लिया, 4 साल तैयारी हो, उसने सिलेबस ही नहीं देखा, मेंस क्लास का बोले सर प्री तो निकलने दो पहले। पर समस्या ये है, मतलब कुछ नहीं है, बहुत अंतर, बोलोगे आप बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज सीरियस दिखना नहीं है, सीरियसनेस आपके काम में होना चाहिए। कई बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी रख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, जिससे सब दोस्तों को लगे कि दोस्त बहुत सीरियस। सीरियस दिखना नहीं, आप आईसी में थोड़ी भर्ती हो कि हमारा दोस्त बहुत सीरियस है, वो तो मैं इसलिए नहीं नाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इतने में तो थोड़ा और पढ़ लेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 9 बजे क्लास है, मैं 6-7 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, उस लेक्चर की पीपीटी तैयार करना शुरू करता हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो 15 मिनट नहा लो या 15 मिनट में कुछ और सर्च कर लो। तो मुझे लगता है क्लास बहुत शानदार रहनी चाहिए, फिर मैं सोचता हूँ शाम को भागूं, तो शाम को लौटता हूँ मैं, या तो पूरा दिन निकल ही गया सोता। तो मेरे साथ तो हो सकता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज्यादा तो नहीं। हाँ भविष्य में, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आएगा कि डेली अगर ये है कुछ ही महीने बाद ऐसा हो जाएगा कि मुझे डेली नहाना पड़ेगा, अरे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। 15 साल से मैं घर से बाहर रहना बहुत सुख नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले डेली नहलवाते थे, माँ मुझे पिटाई कर देते थे, नहाता नहीं था। तो उस तरह से तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत आराम से निकल सकता है, पर जितना जैसे अपन लॉन्ग जंप हाई जंप देखते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड होता है कि सुपर तो जंप करना ही पड़ेगा, तो आपको उतना तो स्टैंडर्ड बढ़ाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज पीएससी को सिलेबस को 2 हिसाब से बांटना है। पीएससी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पीएससी का एक हिस्सा है कॉन्सेप्चुअल और एक हिस्सा है फैक्चुअल। जैसे एक उदाहरण है, जैसा आया कि कोयले के उत्पादन, वितरण, भंडारण, कोयले के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिजल्ट पर एक कमेंट करें। तो हमारे पास दिमाग में 2 प्रोसेस होनी चाहिए। पहले तो फैक्चुअल चीजें क्या है, फैक्चुअल चीजें हैं कि कोयले का रिजर्व कितने टन है, वो हमारे पास एक अलग नोट्स है, वो आपको क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से वो फैक्ट के नोट्स निकालना। तो हमारे पास एक नोट्स होना चाहिए कितने टन तो रिजर्व है।
पर उसी नोट्स में ये भी होना चाहिए कितने टन एनुअल प्रोडक्शन, वार्षिक उत्पादन कितना, वो याद होना चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा होना चाहिए रैंकिंग स्टेट्स की, रिजर्व में कौन कौन से हैं और स्टेट में कौन कौन से। ये तो हो गया फैक्चुअलिटी। अब कॉन्सेप्चुअल, कोयला किससे बनता है? पेड़ों के दब जाने से, तो मैंने सेडिमेंट्री रॉक। कोयला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है, इसका मतलब एनर्जी मिनरल है, और कोयला गोंडवाना रॉक्स में मिलता है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो इसका मतलब हम जब भी आंसर लिखेंगे तो दोनों चीजें पुट करेंगे। हम उसका फैक्ट पूरा लिखेंगे, कितने टन रिजर्व है, कितने टन प्रोडक्शन है, कितने स्टेज टॉप 3 रिजर्व में, टॉप 3 प्रोडक्शन में, और उसमें कॉन्सेप्चुअल बातें लिखेंगे कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, गोंडवाना रॉक में मिलता है, छोटा नागपुर इसका एक मतलब जितनी भी ब्रेड्स, आपको पता है कि पेड़ जब नीचे जाएगा तो ब्रेड्स घाटियों में जाएगा, तो दामोदर, गोदावरी, सोन, नर्मदा, पेंच, सबके सब ब्रेड्स घाटी। तो इंडिया में जितनी रिफ्ट वैलीज है, अब कहीं देख लो कोल ही मिलेगा, कहीं देख लो सोन रिफ्ट वैली, सिंगरौली एग्जांपल है। इसके बाद नर्मदा रिफ्ट वैली, सतपुड़ा में बैतूल सारणी अपने पढ़ाई होगा, पेंच रिफ्ट वैली मोहपानी पढ़ाई होगा, गोदावरी रिफ्ट वैली सिंगरेली पढ़ाई होगा, दामोदर रिफ्ट वैली ना बोकारो जैसा है। तो एक क्वेश्चन आता है उसका कॉन्सेप्ट, तो हमें पूरे सिलेबस को इस तरह से, तो यूपीएससी ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल पे चलता है, 80% कॉन्सेप्चुअल, 20% फैक्चुअल। पीएससी में वेटेज 50-50 है, आपके उत्तर में 50% फैक्ट्स आएंगे, 50% कॉन्सेप्ट्स। तो अब हमें क्या करना है? फैक्ट्स को बार बार पढ़ना है और कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब जो मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट्स एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए 6 पेपर। अब मुझे उस कॉन्सेप्ट को कभी रिवाइज नहीं करना है, अब मुझे बार बार रिवाइज क्या करना है? फैक्ट्स। हर साल अगर मुझे पेपर देने जाना होगा तो मैं कोयले का रिजर्व रट के जाऊंगा, मैग्नीज का रिजर्व, लोहे का रिजर्व, इंडिया में रिजर्व, एमपी में रिजर्व, इंडिया में प्रोडक्शन। मुझे जैसे क्रॉप पढ़ना है, क्वेश्चन आता है भैया कि बताओ दालों की प्रोडक्शन पे कमेंट करो, तो दाल कितने हेक्टेयर पर बोया गया और दाल का कितना प्रोडक्शन, ये मैं फैक्ट, ये मैं पढ़ के जाऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के जाऊंगा। तो हमें कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और 50-50 वेटेज। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया ऑल 6 पेपर्स में एक बार, तो आपका सिलेक्शन हर बार हो। बस आपको हर बार फैक्ट्स रिवाइज करते जाना, हर बार इकोनॉमिक सर्वे आएगा, हर बार उसको पढ़ लेना है, फैक्ट्स उसमें इंक्लूड करना है। तो पीएससी आराम से निकाला जा सकता है अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं और जितने जरूरी हैं। जैसे सोम सर ने बोला कि पीएससी का सिलेबस सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ हर एक चीज मेंशन है। आपके में लिखा होगा सीधे खनिज संसाधन लिखा है, आपके में लिखा है ऊर्जा संसाधन लिखा हुआ, तो ऊर्जा में वो क्या पूछेगा? रिन्यूएबल एनर्जी पे लिखा है, तो आपको सौर ऊर्जा पढ़नी है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी पढ़नी है, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ना है, टाइडल एनर्जी, 4-5 एनर्जी बस। उसका डेटा कि कितनी क्षमता है, कितना प्रोडक्शन, पोटेंशियल सोलर एनर्जी का कितना है और कितनी सोलर एनर्जी है और रैंक किस स्टेट की, पूछा भी तो इस बार। दूसरी चीज है, पता नहीं बच्चों को अब तो इतना यूट्यूब आ गया है, इतनी सूचना पहुंच चुकी है, बच्चा पीएससी में क्यों ट्रैक है मुझे समझ नहीं आता। दिसंबर में प्री हुआ, अगला जून में हुआ, फिर फरवरी में हुआ। अगर हमने दिसंबर का प्री दिया और फिर फरवरी में सिलेबस बदलता है तो हमें खुद सोचना चाहिए कि इस जून तक मैथ्स तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो अगर उस प्री का लालच अगर हम छोड़ देते और 7-8 महीने मैथ्स कर लेते तो 16 फरवरी तक मैथ्स तैयार हो जाता, प्री निकल जाता, जून में मैथ्स निकल के डिप्टी कलेक्टर हो जाता। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? हर प्री अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, पोस्ट लेना ज्यादा जरूरी है। तो दिसंबर के बाद जब सिलेबस बदला था, अगर हम उस जून को प्री को छोड़ देते तो आप लोगों का 16 फरवरी का प्री भी बहुत अच्छा जाता, मैथ्स भी बहुत अच्छा बनता और अभी आंसर राइटिंग और रिवीजन कर रहे होते मैथ्स का। ईमानदारी की बात है कि नहीं? पर हम माँ बाप को ये बोल ही नहीं पाते कि सर हमें 1 साल तो दो। मम्मी पापा को नहीं लगता वैकेंसी निकली है, बच्चा फॉर्म भरता, लेकिन माँ बाप थोड़ी तैयारी करें, तैयारी हम करना, क्षमता हमें पता होनी चाहिए कि हम 3 महीने में मैथ्स कर पाएंगे कि नहीं। असंभव काम। अगर आपकी 0 मैथ्स तैयार है 90 दिन में, चाहे शीर्षासन करके पढ़ लो, है ना, कि किताब नीचे रख के कुछ नहीं, 3 महीने में रिवीजन हो सकता है, 3 महीने में मैथ्स पढ़ा नहीं जा सकता, ये कड़ी सच्चाई है। आधा अधूरा देखें। और दूसरी चीज, बच्चों को लगता है हमारा मैथ्स अच्छा जाता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको लगता है ना मैथ्स अच्छा जा रहा है, वो कॉपी दिखाओ तो किसी को। आपको क्या लगता है क्वेश्चन में पूछा है तो हमने लिख दिया तो अच्छा बन गया,
हमें लगता है अटेम्प्ट करना ही अच्छा होता है। कुछ भी अकबर के बारे में पूछा, कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछा, अरस्तु, सोक्रेट, हमने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, हमें लगा कि हमने अटेम्प्ट कर दिया, हमारा मैथ्स अच्छा गया। आपको लग रहा अच्छा जा रहा, आप वो कॉपी दिखाओ तो किसी को भी अच्छा जा रहा है, इवेल्युएट करवाओ तो हमें लगा, हमें खुद ही खुद लग रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें खुद ही खुद लग रहा हम तो बहुत अच्छा तैयार कर लिए, पहले चेक तो करो हम अच्छे हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। 2016 में जब मुझे जनपद सीईओ मिला था, तो जब मैं पेपर दे के आ रहा था, पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरा सिलेबस हुआ भी नहीं था, मतलब हिस्ट्री तो बिल्कुल ना के बराबर। 4 आर्य सत्य आए थे, 4 नोबल ट्रूथ्स आए थे, मतलब वो मैंने सुना ही नहीं था। तो मैं आगे वाले से पूछ रहा था ये क्या है, तो उसने मुझे 2 बता दिए थे। मतलब मैंने तैयारी शुरू की थी, 5 महीने हुए थे और मेरा प्री हो गया था, क्योंकि सी सेट आता तो बढ़िया। तो मैंने आगे वाले ने मुझे 2 बता दिए, एक दुख, क्योंकि है तो दुख के आ नहीं रहे मुझसे, दूसरा और बता दो, तो 2 बता दिए। मैंने 2 लिखे, मैंने इतनी बुरी तैयारी की, तो मैं हर पेपर 30-40 नंबर का छोड़ के आता था। जैसे ही गेट पर पहुंचता था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं यूपीएससी को टारगेट कर रहा था, वो पीएससी को कर रहा था, वो कहते रहे पूरा 300 में 300, पूरा 300। तो मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हर पेपर 30-40 नंबर का छूट रहा था, उनका हर पेपर पूरा जा रहा था। तो मैंने मैथ्स का पेपर दिया और मैंने उम्मीद छोड़ दी, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी। अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने लगा, तो एक भैया मिले मुझे एग्जाम हॉल में प्री के साथ, उन्होंने बोला हमने 5 मैथ्स दे दिए, इस बार मेरा निकल जाएगा, उनसे परिचय हो गया। उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं क्या एग्जाम हॉल में किसी से बात नहीं करता हूँ, इरिटेशन बहुत होता है। अब तो सब जानने लगे तो ज्यादा परेशान करते, सर ये बता दो, ये बता दो। तो एग्जाम हॉल में मैं 1 घंटे सोता हूँ, जब भी मैं प्री का पेपर देने जाता हूँ तो मैंने पहले सोता हूँ, 10 से 11 सोता हूँ, 11 पे पेपर सोता हूँ। जैसे बगल वाला अपना पहले पेपर कर ले, फिर मैं आराम से उठूंगा। जितने लोग मेरे साथ हॉल में बैठे होंगे सबको पता होगा कि मैं जाके सो जाता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, फिर पेपर सोता हूँ, क्योंकि भैया आप अपनी पढ़ाई करिए, अपना पेपर करो, इतने रिलैक्स माइंड से पेपर देते हैं। मैं सो जाता हूँ, एग्जामिनर आता, तबियत खराब है, एम्बुलेंस बुलाए, मैं नहीं सो रहा हूँ, उन्हें लगता है इसकी तबियत लग रही है। तो जितने लोग मेरे सेंटर में हैं सबको पता मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले 10 बजे आता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ, फिर पेपर खोलता हूँ, देखता हूँ, 11:30 11 बजे तक पेपर करता हूँ, 82 83 सही होते हैं, चले जाते हैं। डीमोटिवेट नहीं करते, बता रहे अच्छी तैयारी से क्या पॉसिबल है। तो मैं अपना पहला अटेम्प्ट बता रहा हूँ। तो उन भैया से मेरी बात हुई, उन्हें मेरा नाम, तो 2018-19 तक क्या है, इंटरव्यू की लिस्ट नाम से आती थी, अब रोल नंबर, पहले नाम आता था कि जिनका इंटरव्यू कॉल होगा उनका नाम आता है। तो उन भैया का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, उन्होंने ऐसी ही उत्सुकता बस मेरा नाम सर्च कर दिया, और मैंने हॉल में उनसे झूठ बोल के आया था कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं मैथ्स दे के आ गया था, पर उम्मीद थी नहीं। उन्होंने सर्च किया, मेरा नाम था, उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि तुम्हारा तो इंटरव्यू कॉल हो गया। मैं हो ही नहीं सकता, मैं आके कर रहा, मेरा बिगड़ा था बहुत, 30 नंबर 40 नंबर, पर मैं इंटरव्यू देने नहीं जा रहा। पंकज सर थे उसमें, इन लोगों ने जबरदस्ती ट्रेन की टिकट कर दी, पर ट्रेन की टिकट एक दिन पहले की टिकट, ट्रेन जब 12 बजे के बाद आती है तो दिन बदल जाता है। तो मैंने रिजर्वेशन करा दिया भोपाल के लिए, भोपाल से इंदौर के लिए मुझे गाड़ी करना, मुझे भोपाल तक का रिजर्वेशन था, तो मैं जनरल में बैठ के गया कि मेरी टिकट कैंसिल होगी। फिर मैं भोपाल पहुंचा, एक गाड़ी किराए से की, आयोग पहुंचे, बैग से शर्ट निकाली, चेक वेच ली, वहां पहुंचा। तो कहने का मतलब वो फिर बाद में मेरे 888 नंबर भी बहुत अच्छे। तो वही कहने का मतलब है कि मैं यही मानता हूँ, लेकिन जब कॉपी दिखाई गई, मैंने खुद देखी, तो मुझे 6 नंबर, पहले 6 नंबर का पेपर आता था, है ना, तो मुझे 5.5 नंबर मिले एलई क्वेश्चन है, मुझे 6 में 5.5 मिले। तो ऐसे नंबर आते थे, 6 में 5, 6 में 5.5। तो मैंने अटेम्प्ट जितना किया उसमें नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब हर चीज नहीं रट सकते, जितना रटोगे उतना भूलोगे। पर अगर आपने पीएससी को समझ लिया कि 50% ये कॉन्सेप्चुअल चलेगा, 50% फैक्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाने हैं, इसको कभी अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स को बार-बार रिवाइज करना। सर ने बोला ना 3 रिवीजन, तो रिवीजन फैक्ट्स का है। जैसे सर ने नंदा देवी का एग्जांपल दिया, तो नंदा देवी की हाइट तो भूल जाएगी ना, वो एक फैक्ट है। तो नंदा देवी की हाइट का बार-बार रिवीजन करना है। तो आप लोगों को मैं अपनी बात बताने का ये मकसद है कि अगर आप किसी एग्जाम के पैटर्न को बदल दें, जैसे सर ने अनअकैडमी में पढ़ाया, अनअकैडमी रोमन सरकार, उनसे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं। विद 12 एमसी में सेलेक्ट हुए, उसमें जनरल की 16 सीटें होती। मैंने कभी एमसी का फॉर्म तक नहीं भरा, क्योंकि ओवरऑल 40 सीट होती थी, 16 यूआर की होती थी, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा कि ऑल इंडिया कैसे हो जाएगा। रोमन सैनी सर विद 12 एमसी सेलेक्ट हुए,
पर एमबीबीएस के दौरान इंटर्नशिप करनी पड़ती है। विद इंटर्नशिप यूपीएससी में कलेक्टर बने, तो वो इंसान क्यों सिलेक्ट हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एग्जाम के पैटर्न को समझा और एग्जाम के लेवल को कैच किया। केवल पैटर्न समझने से थोड़ी होगा, आपको अपना लेवल भी तो वहां तक लाना पड़ेगा ना। जैसे आपके लिए अगर उन्होंने लॉन्ग जंप या हाई जंप का एक बैरियर बना दिया तो उसके ऊपर तो पहुंचना पड़ेगा ना। अपन हम क्या है यहाँ से नीचे, और आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितनी भी तैयारी करें, अगर आप उस लेवल के ऊपर नहीं जाओगे। अब दिक्कत क्या, हम लोग साल गिनते हैं, सर हमारे 4 साल हो गए 5 साल हो गए। इस पीएससी को कोई मतलब है क्या कि आप कौन से अटैम्प्ट का पेपर दे रहे? उससे मतलब है कि आप वो जो लेवल चाह रहा है उस लेवल को पूरा किया है। हमारे यहाँ 12 बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए जो 21 साल के, 21 साल के फर्स्ट अटेम्प्ट सेलेक्ट हुए। शिवहरी फोटो लगा, बहुत ब्रिलियंट बच्चा, उसने 21 साल की उम्र में ही वो लेवल अचीव कर लिया जो पीएससी को चाहिए। तो उम्र मायने नहीं रखती, अटेम्प्ट मायने नहीं रखती, मायने रखता है लेवल। जो क्वेश्चन का लेवल है आप उसको पार है, सेलेक्ट नहीं पा रहे तो नहीं। 21 साल के हो सकता है डीसी बन जाओ, 31 साल के हो सकता है प्री ना निकले। तो इस बात का कोई मायने नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, इस बात का कोई मायने नहीं है कि आपके अटेम्प्ट कौन सा है, मायने इस बात के कि आपका लेवल क्या है, मायने इस बात का कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, मायने इस बात के आपने फैक्ट्स सारे तैयार कर रखे कि फैक्ट्स का अलग रजिस्टर बना रखा है कि, मायने इस बात के। और जो आदेश सर ने बात कही कि प्री कुछ नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं होता। मेंस जिसका तैयार, एक चीज नोटिस की हुई है, जिसका एक बार प्री निकल गया उसका हर बार हो जाता है। रीजन इसलिए नहीं कि उसका प्री तैयार है, नहीं, जब उसका प्री निकल जाता है तो वो काय की तैयारी शुरू कर देता है मेंस का, और एक बार जब उसने मेंस पढ़ लिया तो प्री रुकना ही नहीं। तो हमें लगता है कि इसका प्री एक बार निकल गया, लगता है इसको प्री की कोई चार्ज मिली नहीं, उसका प्री निकल गया मतलब वो मेंस की तैयारी करेगा। जैसा भी 2025 का पीसी का प्री निकल गया, जून के लिए आधा अधूरा कुछ पढ़ेगा पर पढ़ेगा, तो वो मेंस के लिए बढ़ चलेगा और मेंस में वो लेवल तैयार कर लेगा कि मेंस की दम पर प्री में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर गया है। तो जो केवल प्री पढ़ रहा होगा वो 75 की रेंज में फंसेगा, जो मेंस पढ़ चुका है वो 80 प्लस रह जाएगा। तो मेंस से प्री ही निकलेगा। आप चाहो तो सिलेबस देख लो, ऐसी कौन सी चीज प्री में है जो मेंस में नहीं है? केवल जेनेटिक डिसीज है ना, और स्पेस प्रोग्राम, 2 चीज छोड़ दो लगभग सब कुछ है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं कि एक बार 8 महीने 9 महीने मेंस को बहुत अच्छा तैयार कर लो, अगला प्री 1 साल बाद होगा, मतलब हमारे पास 12 महीने। तो अगर हम 8-4 का भी रेशो बढ़ देते, 8 महीने मेंस और 4 महीने प्री, तो भी बहुत है। और मेंस तैयार हो गया मतलब प्री तो तैयार है। इस इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, मेंस में इकोनॉमी में जो यूनिट 3rd और 4th है वो एमपी इकोनॉमिक सर्वे अगर सिलेबस देता हो, तो अगर हम यूनिट 3rd और 4th पूरा इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लें तो प्री में इकोनॉमिक सर्वे के तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो टमाटर पूछ ले, चाहे प्याज पूछ ले, चाहे लहसुन पूछे। मेंस में हमें सब रखना पड़ता है, तो जब मेंस में एक एक सब्जी एक एक मसाले पढ़ेंगे तो प्री में तो बन ही जाएगा। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब मेंस को सीरियसली लीजिए। फिर सर ने सोम सर ने बहुत अच्छी बात बोली, सिलेबस कंप्लीट करना और सिलेबस में कमांड करना दो करना चाहिए। बच्चों का सिलेक्शन उनका हो रहा है जिनका सिलेबस पे कमांड है। कमांड का मतलब कॉन्फिडेंस है, सर आप कैसा भी क्वेश्चन दे दो हम अटेम्प्ट कर देंगे, 2 मार्कर दे दो लिख देंगे, 7 मार्कर दे दो लिख देंगे, 10 मार्कर दे दो लिख देंगे, इसे कहते हैं कमांड। जब आपका क्वेश्चन में पेन ना रुके, पढ़ा बहुत है पर पेन ही नहीं चल रहा, उसको तैयारी थोड़ी बोलते हैं, उसको तो पढ़ लिया दिमाग में तो नहीं पहुंच रहा। अगर आपने पढ़ा और लिख के दिखा दिया मतलब आपने उसको सीरियसली पढ़ा। तो एक और लास्ट बात कहना चाहता था कि जैसे हमारी टीम बहुत अच्छी थी, तभी हम 2 साल में इतना अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे हम टीम में जैसे मैं बोलता था आदेश सर को बोलता हूँ विराट कोहली, मिस्टर डिपेंडेबल, मतलब टीम डिपेंड होती है। संजीव सर हमारे केएल राहुल है, मतलब कीपिंग करवा लो, ओपनिंग करवा लो, 6वें नंबर पर करवा लो। जैसे ही लोक प्रशासन आया संजीव पढ़ा दो, अभी उत्तर सर पढ़ा दो, तो कोई टफ सब्जेक्ट आता है संजीव सर को। तो इंडियन टीम अच्छी तो हो गई थी, पर हमारे आड़े आ रहा था ट्रेविस हेड, है ना। 2023 वर्ल्ड कप के लिए ट्रेविस हेड सामने आ गया, आईटीसी टेस्ट फाइनल, तो हमने कहा ट्रेविस हेड से कहा भारत की नागरिकता ले ही लो, है ना। तो हम इस बार ट्रेविस हेड को भी अपनी टीम में ले आए हैं, तो हमारी टीम के हार में तो कोई चांस ही अब नहीं बन रहा, एक ही तो काटा। और क्या जब हम पढ़ा रहे थे तो अनअकैडमी से कंपटीशन हम पढ़ा रहे हैं, केएसजी से कंपटीशन हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो
हमें लगा यार ऐसा कैसे, तो सर से बात की, सर ने कैसे विचार करते हैं और कुछ भी सर ने सहमति। और हर टीचर का सच में खुद एक होता है कि हम ऑफलाइन बच्चों से नहीं, उस सर के मन में भी एक लालच होता है बच्चों को सामने पढ़ाना। मेरी कल सर से बात हुई थी कि चलो लाइव क्लास में तो बच्चा सामने रहता है, रिकॉर्डेड क्लास में आप कैसे कर लेते? जैसे एफएसओ का हमने मैच डाला तो उसमें पहले दिन हमने किसी को नहीं बुलाया, तो उसमें ये मत समझना कि हमने अपनी तरफ से कोई ऑफर दिया कि ऑनलाइन वाले ऑफलाइन बैठे। मैं पढ़ाने आया, कैमरा था, बच्चा कोई था ही नहीं, तो मैंने वो क्लास प्राइवेट कराई। मैंने जितने ऑनलाइन बच्चे सबको ऑफलाइन फ्री एडमिशन, वो इसलिए दिया कि सामने एक बच्चा तो दिखे। मुझे जब तक सामने बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक पता नहीं चलता कि क्लास में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो सर लोग तो बहुत ग्रेट है, गौरव सर और सोम सर तो ऑनलाइन टीचर है, रिकॉर्डेड क्लास में जोक मार लेते हैं, हंस लेते हैं। ना कोई लाइव बच्चा बैठा है, ना उसको सुन रहा, मतलब वीडियो रिकॉर्ड होके फिर पता नहीं महीने 2 महीने बाद बच्चों के पास पहुंचेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है, मुझसे नहीं हो सकता भैया, मुझे सामने बच्चे दिखने चाहिए, क्योंकि चेहरे फेस रीडिंग से मैं कर सकता हूँ। कैसे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, चलो तरीका बदलते, नहीं आ रहा स्पीड स्लो करते, चलो एग्जांपल बदल देते। तो मुझे चाहिए सामने बच्चे, है ना। तो मैं उन टीचर्स को ज्यादा महान मानता हूँ जो बच्चों की एब्सेंस में भी इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं कि बच्चों को जब भी वो वीडियो देखे समझ में आता है ना। तो ये है। तो सोम सर से मैं मिला बहुत बार में हूँ, पर बहुत पहले जब मैं ग्वालियर में पढ़ाता था तो बच्चे आए तो बोले सर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हमने क्यों, यही क्यों पढ़ना? बोले बाकी सब सोम सर से पढ़ लिए। मैंने कहा नहीं हम ये नहीं पढ़ाते। बोले नहीं, हम बच्चा सुनने को ही तैयार नहीं है, इनसे पढ़ा लो। बच्चे से अगर बोल रहे कि नहीं हम अच्छा पढ़ाते हैं, सर हमें सुनना ही है। उन्होंने कहा सोम सर से ये पढ़ना। जैसे बोर्डिंग में हमने 3 सब्जेक्ट लिखवा दिए, बोले 3 का अलग से कोर्स मिल जाएगा क्या? मैं नहीं मैं भी पढ़ा। बोले सर आप लोग कमाल की बात है कि जो बच्चा मुझे जानता है वो सोम सर को जानता ही, और जो सोम सर को जानता है वो मुझे जानता ही नहीं, है ना। सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि मेरे सर के सब्जेक्ट कॉमन है। तो जैसे सोम सर का अभी टारगेट बैच में 7.0 है ज्योग्राफी, और फाउंडेशन में 3 सब्जेक्ट होगा। तो अभी टारगेट में वो एथिक्स इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहे। बच्चा बोले ऐसा बैच बताओ जिसमें ये पढ़ा। तो भैया बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग को इतना विश्वास दे रहे हैं कि हमारी टीम पहले से बेहतर है और हर बार बेहतर करते हैं। जैसे हमने पिछले बार एमसीक्यू बुकलेट दी थी, इस बार एमसीक्यू बुकलेट विद डिस्क्रिप्शन दी थी, वेरी हार्ड। तो 6.0 में हमने सारे नोट्स दिए, तो 7.0 में सारे नोट्स विद 2 7 10 क्वेश्चन के मार्कर के साथ मिले। 6.0 से हमने डेली आंसर राइटिंग शुरू किया था, 7.0 में वो कंटिन्यू है। तो ये बोल सकते हैं ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर प्रीलिम्स और मेंस। आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, कोचिंग करना जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट हो सकते हो। इस सेमिनार का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आओ और बिल्कुल पैसे निछावर करके अरे सर जी तिजोरी। देखो अगर हमारे पढ़ाने से सब सिलेक्ट हो जाते तो हमारा हर बच्चा सिलेक्ट हो। हमारा योगदान मात्र 20%, 80% आपका एफर्ट है। गौरव सर ने बोला, माइक सर ने बोला ना, हम तलवार चलाना सिखा सकते हैं, एग्जीक्यूट बच्चे नहीं करना। एग्जाम हॉल में थोड़ी हमें खड़े रहना बगल में, अरे बेटा ये क्वेश्चन तो पढ़ाया था इसको ऐसे लिख दो। ऐसा थोड़ी है कि फोन अ फ्रेंड की सुविधा है, अरे सर जी वो समाज कौन सा पढ़ाया था, ऐसी कोई सुविधा नहीं। तो हम आपको केवल ट्रेंड कर सकते हैं, युद्ध आपको लड़ना है। अब वहां शत्रु को हरा के आओ या खुद लहू लुहान हो जाए, आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। इसी के साथ सबके भोजन की व्यवस्था की गई है ना। तो सेमिनार खत्म होती है, आप लोग के भोजन की व्यवस्था इसी क्लासरूम में की गई है। ठीक, इसको हमने पब्लिकली नहीं बोला था कि हमें पता नहीं कितने बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे हैं सबके भोजन की व्यवस्था की गई है, और जो भी डाउट्स है आप सब लोगों से पूछ के क्लियर कर सकते थे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जो हेडिंग्स होती है और की डेटा। फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? जैसे स्कीम्स, योजनाओं का हमें बनाना शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले हम स्कीम्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। महिलाओं के लिए चलाई गई योजना अलग रखेंगे, दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना अलग रखेंगे। सिलेबस में है, आप अगर सोशल को पढ़ेंगे, बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना अलग रखेंगे, शिक्षा की योजना को अलग रखेंगे, जनजाति में अलग रखेंगे। तो पहले तो योजना पर बैठे हमने बना दिया कि महिलाओं के लिए वेलफेयर के लिए अलग स्कीम। तो सबसे पहले स्कीम का नाम जो भी मान लो जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू हुई, 2005। फिर प्रावधान कि भैया अगर हम डिलीवरी कराते हैं गांव में तो लिख देंगे ग्रामीण डैश 1400 और अर्बन डैश 1000। शॉर्ट नोट्स उसमें बाकी कुछ नहीं लिखना। स्कीम ईयर रूरल 1400 अर्बन 1800, वो भी आपकी सही, यही आपका शॉर्ट। साइंस के जो नोट्स हैं वो परंपरागत विषय से अलग होते हैं कि
सब विषय इंग्लिश में थे। तो पहली चीज, जैसे मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सारे सब्जेक्ट 1 to 6 में ही पढ़ाता था, मैथ्स में ही पढ़ाता था, हिंदी में ही पढ़ाता था। तो मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा। मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जिस दिन आपने कोई फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया, पता चला क्या पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हो, आंसर दिखा है उसकी पढ़ रहे हो, तो आपका वो सब्जेक्ट तो अच्छा हो जाएगा, आप यूजीसी नेट निकाल लोगे, आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन जाओगे, पर आप डिप्टी कलेक्टर कभी नहीं। जब आपकी हर सब्जेक्ट पे थोड़ी थोड़ी कमांड हो जाएगी तब सिलेक्शन। तो आपको ये मानना कि सारे सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, हर सब्जेक्ट में कौन से, इतिहास को लोग बलि रखने वाला बोलते हैं, पर जब आप क्लासेस लोगे तो आपको समझ में आएगा ये तो समझने वाला है। तो इतिहास जैसा जो प्योर रटने वाला सब विषय माना जाता था, कोई बच्चे तो पढ़ते नहीं इतिहास, बोले पढ़ना गए तो रटना है। तो इतिहास भी समझना, उसमें रटना क्या है, उसमें रटना है डेट्स, उसमें रटना है कोई विभाग माना जाता है, उसका भी कोई ना कोई कारण हो गई होगा, है ना। जैसा दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो पहली बार नाइक का पद आने की भी एक वजह थी, क्योंकि जो रजिया को मारने में मदद करेगा उसको कुछ तो पद देना पड़ेगा। तो ना तो रजिया को मारा जाता, ना पहली बार नाइक का पद मिलता, पर नाइक इतना पावरफुल हो गया, हाथी वाथी रख देगा उसके हत्या। मतलब हर चीज का कॉन्सेप्ट हमें लगता था कि फैक्ट नहीं है। इतिहास जैसे माने जाएगा, माने मैं तो शुरू से मानता हूँ हर विषय की एक समझ होनी चाहिए, तो हर विषय की एक समझ होनी चाहिए, हर विषय का कुछ फैक्ट्स होता है। पीएससी में 50% वेटेज फैक्ट्स का, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि कॉन्सेप्ट कर लो निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। 200 शब्द में आएगा कि मैग्नीज के उत्पादन पे टिप्पणी करें, अब 200 शब्द में क्या लिखोगे कि मैग्नीज एक खनिज है, मैग्नीज एक धातु खनिज है। अब 2 पेज भरने तो है, बस लाइन अधिक 5 साल में 3 बार मैग्नीज पे डिपेंड है, तो फैक्ट्स नहीं आएंगे तो लिखोगे। तो कहने का मतलब बिना फैक्ट्स के तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं। तो ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में लगे। दूसरी चीज, रेफरेंस बुक तब लो जब कॉन्सेप्ट, मतलब आपका टीचर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बना पाए। जैसे लक्ष्मीकांत को रेफरेंस बुक माना जाता है, स्पेक्ट्रम को रेफरेंस बुक माना जाता है, एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक माना जाता है। रेफरेंस बुक आप तब प्रेफर कीजिए या तो आपका 1.5 साल का कोई फाउंडेशन बैच हो, अगर आपका टारगेट 7-8 महीने का है और टीचर आपको पर्याप्त कॉन्सेप्ट बना पा रहा तो रेफरेंस बुक की जरूरत है। रेफरेंस बुक की जरूरत होती है कि टीचर ने ऊपर से बता दिया बेसिक, जब टीचर आपको बेसिक से उठाकर पूरा करेगा तो रेफरेंस बुक की नीड नहीं। और उसका कारण बता कि दुनिया की कोई भी रेफरेंस बुक एमपीपीएससी के लिए नहीं बनी। लक्ष्मीकांत की आपको लगता है एमपीपीएससी के लिए बनी नहीं? क्या स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, आर्य शर्मा एमपीपीएससी के लिए बनी? हमारा काम है हमारे सिलेबस में गिवन टॉपिक्स के सारे डायमेंशन, जो सर ने बोला डायमेंशन तैयार होने चाहिए, तो बस आप तो स्टॉप पे करो, डायमेंशन तैयार करो, आगे बढ़ो। तो रेफरेंस बुक उतनी हेल्पफुल नहीं होगी अगर टीचर ही आपके सारे बेसिक्स तैयार करता। टीचर अगर आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू करता तो आपको रेफरेंस बुक की कोई जरूरत नहीं। आपका सिलेक्शन एक बार हो जाए फिर ज्ञान बढ़ाते रहो, है ना। हम ज्ञानी या कोई पीएससी बाबा बनने तो आए नहीं, पता चला पीएससी ना, कुछ लोग 20 पितामह बन जाते हैं। मेरे एक दोस्त था, नीट के उसके 12 अटेम्प्ट, उसको ग्वालियर में नीट का 20 पितामह कहा जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अर्जुन बनो, कर्ण बनो, पर 20 पितामह न बनो। पता चले कोई भी बच्चा आए तो ये बोला जाए पहले बाबा का आशीर्वाद लेना पड़ेगा फिर पीएससी निकलेगा। पता चला आपकी एक मजाक बाद में भोला राम मार्ग में बना दी जाए कि ये शहीद हो गया, ये तैयारी करते हैं। ऐसा कोई उदाहरण सेट ना करें, जितना समय लगता है साल 1.5 साल उतने में क्रैक करो जाए। इससे ज्यादा इस सब्जेक्ट की, इस पेपर की औकात नहीं, सॉरी हैसियत नहीं है। मतलब अगर आप नहीं निकाल पा रहे आपकी तरफ से कोई कमी है। और एक ध्यान रखना, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड बच्चे में बहुत अंतर होता है। सर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपका इंपॉर्टेंस अचानक रिश्तेदारों में बहुत बढ़ जाएगा। बुआ जी के यहाँ कोई फंक्शन भी होगा तो आपके बिना होगा नहीं, बुआ जी नहीं बेटा तुम नहीं आओगे तो कुछ नहीं। और अभी चाहे तुम्हारी बुआ जी की लड़की की शादी हो तुम्हें बुलाया नहीं जाए। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड व्यक्ति के जीवन में कितना अंतर होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, किसी मैरिज फंक्शन में जाओगे तो वहां के सारे बुजुर्ग रोक लेंगे कि अरे हमारा बच्चा बताओ किस कोचिंग में पढ़वा दो, क्या करना है, छोटे भाई को छोटे बहन को गाइड करते हैं, मतलब अलग इंपॉर्टेंस होता है। अभी आपको कोई नहीं पूछेगा, एक समय के बाद माँ बाप भी आपको ताने देने शुरू कर देंगे क्योंकि उन पर भी तो दबाव रहेगा, क्योंकि वो भी तो न्यूज में पढ़ेंगे कि रिक्शे वाले का, मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा आती है, खबर आती रहती है कि रिक्शे वाले का बेटा, झोपड़ी वाले का बेटा, मजदूरी करने वाला बच्चा IIT में गया, फिर पापा मम्मी पे फ्रस्ट्रेशन, फिर पापा मम्मी दोनों पर फ्रस्ट्रेशन। उनकी गलती नहीं, वैसे ही खबरें पढ़ते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम तो बच्चों को सारी सुविधा दें, ये क्यों नहीं करता। तो आप समझो
आजकल मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है और पीएससी वाले में हर बैच में मुझे ऐसे बच्चे मिलने लगे जिनका मेंटल हेल्थ पीएससी की वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि दबाव बहुत है। तो दबाव नहीं लेना, मैं बोल रहा हूँ सीरियस आपको दिखना नहीं है, सीरियस आपके काम होने चाहिए। अब तो मस्त रहो, है ना, शर्ट ही नहीं करो, ओपन शर्ट करो, 2 बटन खोल लो, घूमो, बस सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, क्या दिक्कत है। सर ने बोला ना पढ़ाई के बाद मूवी देखो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों काम में सीरियसनेस होना चाहिए, लुक्स में नहीं होना चाहिए कि दिखना चाहिए, है ना, दाढ़ी बढ़ा लो, ये बढ़ा लो, वो कर लो। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, हमारी टीम की। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम टू मार्कर्स लिखते हैं, सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम 10 मार्कर्स क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2024 में अहोम राजवंश से क्वेश्चन आ गया था, जो एकदम नया टाइप का था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें सर? और दूसरा क्वेश्चन था सर मेरा कि जैसे हम 2 मार्कर्स लिखते हैं और अचानक से एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बनते ही नहीं हो, या फिर बनते भी ऐसा लगता है कि शायद सही ना हो, तो उन क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे और फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो कॉपी जो चेक करने वाले के गलत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हमसे करके। अच्छा सवाल है बेटा, चलो अच्छा पॉइंट बोल रही है। क्या पेपर चेक करने वाले को ये उम्मीद है आपसे कि आप 300 में 300 ही करके आओगे? क्या जो कॉपी चेक कर रहा है, पहली चीज पीएससी का पैटर्न बदल गया, एक एग्जामिनर केवल एक क्वेश्चन चेक करता है, ये ध्यान रखिए, एक 2 मार्कर केवल एक टीचर चेक करता है, एक 7 मार्कर एक टीचर चेक करता है। मतलब उस टीचर जैसे एक को मिल गया कि एक 10 मार्कर चेक करना, तो सर हर कॉपी का 10 मार्कर वो चेक करता है। तो पहली चीज तो वो हटा दो, तो उसके दिमाग पर क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको एक 2 मार्कर 7 मार्कर 10 मार्कर में बिल्कुल, क्योंकि हमारे पैनल में वो लोग आते इंटरव्यू लेने जो कॉपी चेक करते हैं। और आंदोलन में तो हमारी आयु वालों से इतनी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें सब बताया कि हम पेपर कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। अंदर जाते थे यही बात होती थी कि पेपर गड़बड़ होती, तो प्रोसेस समझाते थे कि हम ऐसे पेपर बनाते हैं, ऐसे एलिमिनेट करते हैं, ऐसे कॉपी चेक करते हैं। तो जब हमारे यहाँ इंटरव्यू पैनल में प्रोफेसर लोग आते थे तो वो उन्होंने हमें बताया, तो मुझे लगा मजा आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कॉपी में टीचर एक ही क्वेश्चन चेक करेगा, तो मैंने कहा फेंक रहे होंगे सर। फिर मैं जब आयोग आंदोलन में उन्होंने भी वही प्रोसेस बताई, तो मैं समझ गया गलत नहीं। तो पहली चीज कि हम क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्या असर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोफेसर आपका क्वेश्चन चेक करने जाएगा, वो उसको मिलेगा नहीं, कॉपी चेक ही नहीं करेगा, तो उसको मात्र एक ही क्वेश्चन। तो इस चीज से तो मतलब दूसरी चीज, मैं हाईली मोटिवेटेड या पॉजिटिव इंसान, जैसे मैं प्री का अटेम्प्ट करने जाता हूं तो मेरे पहली बार में 60 क्वेश्चन जैसे सही, पीएससी में 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं, मैं खुश हो जाता हूं, वाह पहली नजर में 60 क्वेश्चन, अब तो मात्र 40 में से 20 ही करना। तो मैं ऐसे नहीं लेता हूं कि 40 नहीं बन रहा, मैं खुश हो जाता हूं 60 तो बन गए। ऐसे में मैथ्स देने जाता हूं तो पहले वो अटेम्प्ट कर लेता हूं जो मुझसे बिल्कुल बन रहे। तो मैं इतना पॉजिटिव इंसान हूं कि अगर मुझे 100 में से 20 भी बन रहे हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, चलो 20 से तो जान चुकी, चलो 80 पे थे। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे साथ पॉजिटिव क्या होगा। मैं कभी भी, मैं कई टेस्ट सीरीज भी मान लो ये टेस्ट सीरीज मान लो, जैसे बच्चे पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज टफ है नहीं बन रहा, तो मैं अगर टेस्ट देने भी जाता हूं उससे 30 क्वेश्चन भी बन गए तो मैं नेगेटिव नहीं देता, मैं कह रहा हूं चलो 30 लाख की तैयारी कर चुका, अभी 70 पॉइंट अपन को अचीव करना है, तो मैं किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर मैं हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो पहली चीज तो अपने आप के एग्जिस्टेंस को, अपने आप को महत्वपूर्ण मानो, क्योंकि आप ही अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे तो दुनिया तो आपको भाव नहीं देगी। तो आपको मानना कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये मान के चलना, क्योंकि जिस दिन बन जाएंगे सच में व्यक्ति बन जाएंगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाईली पॉजिटिव रहना है, जब 2 मार्कर 7 मार्कर या 10 मार्कर कुछ नहीं बने तो आप ये देखो ना पहले बन क्या। तो मेरा ये दृष्टिकोण में अटेम्प्ट करने जाता हूँ, पहले वो अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझसे बन जाता है, प्री में भी पहले मैं वो टिक करता हूँ जो मुझसे 10-15 मिनट में सारे बन जाते, इसके बाद में बाकी क्वेश्चन को देखता हूँ। तो आपको उनका सोचना चाहिए, कॉपी पैटर्न चेकिंग का मैंने सबको समझा दिया। आप अगर कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे तो एक ही प्रोफेसर को चेक करना है, बाकी उसको कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं करना। और किसी का कोई डाउट? बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसा मंच प्रदान किया कि हम आपसे रूबरू हो पाए। और शुभम सर डेली पढ़ते हो हमसे, ऐसी बात तो करो ही मत आप सर। मेनली शुभम सर को ऑनलाइन देखते थे और आज ऑफलाइन देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक क्वेश्चन ये था कि पहले एक मिथ चलता था कि जैसे बड़ी पेज मिलती थी तो प्रेजेंटेशन बोलते थे कि आप सूर्य बनाओ, चंद्रमा बनाओ, स्टार बनाओ। सर जब से कॉपी छोटी हुई है, एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखना है, तो सर ये प्रेजेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस रह गया? कंटेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि प्रेजेंटेशन का भी इंपॉर्टेंस है? आप इसके बारे में बताइए। तो पहली चीज तो एक लाइन के इंट्रो की गुंजाइश हमेशा रहती है,
एक तो अभी बुक्स भी मैं सोच रहा हूँ एक महीने में बुक से 1-2 क्लासेस में लूँ आंसर राइटिंग कि बच्चों के साथ जो सीरियस प्रॉब्लम है वो आंसर राइटिंग। बच्चा इंट्रो और कंक्लूजन समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत आसान है। इंट्रो कंक्लूजन वो होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि उसके बारे में कोई भी बात लिख दी वो हमारे इंट्रो में नहीं। दूसरी चीज, पीएससी या कोई भी एग्जाम पॉइंट्स वाइज आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है। ऐसे मान लो कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे पूछ लिया, इश्यूज रिलेटेड टू विमेन पूछ लिया, तो हमें क्या करना है, पहली हेडिंग डालना है आर्ट के और उसमें 3-4 पॉइंट अपन को एरो बना के लिखना है। तो लिखना सोशल मुद्दे उसको लिख देना, राजनीतिक मुद्दे लिखना। तो अगर आप पॉइंट पॉइंट लिखते होगे तो इस 7 मार्क करने चलेगा। दूसरी बड़ी गलती, बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस आधे पेज की करता है, आयो उसके साथ खेल कर देता, पूरा पेज दे देता, पूरे पेज की तैयारी करता, आधा पेज दे देता। तो इतनी कमजोर तैयारी करते ही क्यों कि आधा पेज का फुल पेज हो जाए तो धराशायी हो जाते। जैसे पेपर में देते हैं नॉर्मल, तो जब पता चला कि जैसे ही मैं पहुंचा कॉपी मिली, चीख पुकार शुरू हो गई, नहीं क्या हो गया क्या हो गया, बोले सब फुल पेज आ गया। तो मैं लिखा फुल पेज में क्या देखा। अब दिक्कत क्या हो रही, आयो हर बार सैंपल कॉपी कुछ और देता है। अब जैसे सैंपल कॉपी में दी उसने 11 लाइन, वो पेपर देने के उसने दे दी 13 लाइन। तो बच्चों का पहला पेपर इसलिए बिगड़ गया 2 लाइन का क्या। अब समझ बच्चा कितनी रिजिड तैयारी कर रहा है, 11 मतलब 11 बार की लाइन लिखी नहीं पा रहा। ऐसी कौन सी तैयारी कि 11 लाइन का क्वेश्चन आप 12 लाइन में लिख पा रहे हैं, या 11 लाइन का उत्तर 9 लाइन में समझ पा रहे हैं। तो हमारी तैयारी ऐसी रखो, उस विषय की जानकारी भी रखो कि 12 लाइन तो लिख दो, 10 आए तो लिख दो, 5 आए तो लिख दो, 2 लाइन आए तो आ जाए, कल के दिन 1 लाइन ही आ जाए, 1 लाइन में लिखो तो आप तो फ्लेक्सिबल हो। सर एक और क्वेश्चन है कि सर फॉर्मेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या रहना चाहिए, जैसे 2 मार्कर हो गया सर, 7 मार्कर कोई नहीं तो उसका कर लो, बताना मत किसी को। पेपर जब आता है तो पेपर पलटने में पीछे 10 मार्कर क्वेश्चन दिखते हैं। जब भी आपको पेपर मिलेगा तो उसको पलट लो, पेपर में टैपिंग रहती है, 10 मिनट पहले पेपर कितना पलट दो, पीछे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो जल्दी से उनको देख लो, समझ लो, 10 मिनट का टाइम हो, फ्रेमिंग दिमाग में कर लो, ये इंट्रो जैसी कॉपी खोले उनको लिख लो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट मिल गए। तो मैं सर 2 7 10 नहीं करता, पेपर आता पलट लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ कि इन दोनों में छांट लेता हूँ, अथवा में क्या करना, 10 मिनट तसल्ली से 3 क्वेश्चन अगर पीछे लिखे हैं तो मेरे 3 10 मार्कर तुरंत मिल जाते। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना, और इससे बहुत फायदा, मेरे 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से थैंक यू सर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आप लोग अच्छा हाँ, किसी भी करंट अफेयर्स का, और जैसे कि करंट अफेयर्स पे ऐसे आता है तो उस पर कमांड कैसे की जाए। देखो पहली चीज तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है। जैसे मैं इंदौर आया, मुझे बहुत अजीब चीज लगी कि न्यूज़पेपर की कोई दुकान नहीं। अगर आप शायद नेहरू विहार, गांधी विहार, फर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में रहते हो तो वहाँ क्या है, सुबह 6-7 बजे लोग 4 पाई या टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर रख देते। हम लोगों ने 5 या 10 रुपए 7 रुपए जितने का पेपर दे दिया, पेपर लेके। तो मैंने दिल्ली में बहुत अच्छा ट्रेंड देखा, सुबह उठते ही जैसे आप पोहे के ठेले सब ठेले लगते हो, न्यूज़पेपर के ठेले लगते, तो लोग 2 घंटे के लिए न्यूज़पेपर का ठेला लगा, मतलब समझ रहे न्यूज़पेपर कितना पढ़ते। यहाँ आया, मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिखाई। मैंने सोचा यार एमपी का हब इंदौर है, भोला राम गौर कुआं है, तो मैंने वही एक्सपेक्ट किया जो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में भैया कोई बच्चा पढ़ी नहीं। फिर जब मैं मैराथन करंट अफेयर के लेके आया, बच्चा बोला हाँ सर ये बहुत अच्छा लिया है, क्यों साल भर पेपर हमने पढ़े ही नहीं। दूसरा, योजना कुरुक्षेत्र का यहाँ कल्चर ही नहीं, वो तो हम जबरदस्ती प्रेशराइज कर करके बच्चा के हमें आज तक किसी ने बोले नहीं। तो आपको अगर योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पर न्यूज़ में सिलेबस कीजिए, सिलेबस याद है। ये नहीं कि सास ने बहू की हत्या की, बहू गिलास रेफ्रिजरेटर में, बच्चों को मजा इसी में आ रहा, प्रेमी के साथ पकड़ा। तो हमें वो खबरें पढ़नी जो हमारी सिलेबस से रिलेटेड, आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। बच्चे हमसे कहते हैं सर एक ही क्लास, एक ही नोट्स जब सबको मिल रहा है तो नंबर कैसा है? भाई पेपर पढ़ोगे वैल्यू एडिशन करोगे, मैगजीन पढ़ोगे वैल्यू एडिशन। जैसे इस बार की जो एनर्जी सेक्टर की मैगजीन आई है योजना, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी के चार्ट आए, इतना शानदार चार्ट है, लाइव ना तो किसी टीचर की क्लास में देखा ना किसी के नोट्स में। तो इस बार मंथ की जो योजना आई थी फरवरी, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी, पीएम कुसुम योजना और नेशनल सोलर मिशन, 3 टॉपिक इतने शानदार दिए कि अगर कल के दिन निबंध आ गया सोलर एनर्जी, आपसे आगे कोई अच्छा हो जाएगी। महीने में कितनी आती है? 2 मैगजीन, वो भी जरूरी नहीं कि दोनों आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो अगर मान लो 2 में से एक ही आए, एक पढ़, 50 पेज की किताब, सरकार 60 रुपए में उसको प्रिंट कराती है, आपको 25 में देती है। सरकार घाटे में क्यों बेच रही है? आप तक सही इन्फॉर्मेशन पूछे। आप कभी योजना कुरुक्षेत्र में देखना, इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा आती है, सूचना आयोग,
आप देखना सूचना भवन से प्रकाशित 60-70 रुपए में प्रिंट होती है, आपको 25 रुपए में सब्सिडाइज मैगजीन मिलती है। तो भारत सरकार चाह रही है कि शिक्षा बच्चों तक सस्ती पहुंचे, विज्ञान प्रगति है ना, ये सब सरकारी मैगजीन। तो आप योजना कुछ पढ़ो तो एक बार 50 पेज, क्या एक महीने में 50 पेज की मैगजीन नहीं पढ़ी जा सकती जो आपके यही सिलेबस की पढ़ी जा सकती? बचपन में कितनी चंपक पढ़ते थे, याद है? तो आप एक मैगजीन 50 पेज, आप संडे जैसे क्लास ऑफ रहती पढ़ डालो 5-10 पेज, अगले संडे 5-10 पेज, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कोचिंग पे रिलाई करते हो तो अकेले कोचिंग सेलेक्ट नहीं करा सकती, कोचिंग, न्यूज़पेपर और योजना कोचिंग नहीं बहुत, ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना? न्यूज़पेपर 2 ही लोकल चलते हैं, एक वो शाम को 1 रुपया वाला पेपर आता है वो मत पढ़ना, हाँ वो चाय वालों के टपरी वालों के लिए रहता है। या तो भास्कर या पत्रिका, मैं पत्रिका प्रेफर करता हूँ कि उसमें एडवर्टीजमेंट कम रहती है। भास्कर चूंकि बड़ा ब्रांड है तो उसमें एडवर्टीजमेंट ज्यादा आती है, फला सराफे का शोरूम है, रणवीर कपूर आ रहे हैं, इस तरह के। तो पत्रिका में इसलिए प्रेफर करता हूँ, उसमें विज्ञापन कम रहते हैं तो हमारे काम की खबरें रहती है। तो दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, भास्कर या पत्रिका, ये पढ़ना है। मैं द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, ये इंडियन एक्सप्रेस के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया तो मत ही पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के साथ इसलिए बोलता है इंग्लिश मीडियम वालों को द हिंदू नो डाउट बेस्ट पेपर है। पर दिक्कत क्या है, एमपी की लोकल न्यूज कैसे कवर होगी? जैसे अभी भोपाल में इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो गया, अब पत्रिका भास्कर देखो डिटेल में आता है 10 पेज है ना। इसके अलावा एक मैगजीन और था ई संदेश, मध्य प्रदेश के सूचना कार्यालय के विभाग में एक पत्रिका है जो मुझे बहुत बाद में पता चला। ग्वालियर में जो कलेक्टर साहब के पीए थे उनके बच्चे को हमारे एडमिशन लेना था, तो ग्वालियर में कलेक्टर साहब ने उनको बुलाया था कैसे मिलने के लिए, बच्चे की फीस कम करने के लिए। तो मैंने कलेक्टर कार्यालय में ई संदेश देखा, तो संदेश एक पत्रिका मध्य प्रदेश संदेश आती है, उससे अच्छी कोई पत्रिका नहीं मिलेगी एमपी की। तो आप वो मिलती भी नहीं दुकानों में, आप क्या करना, वेबसाइट में जाना सूचना विभाग की, और उसमें हर महीने आती है, बहुत शानदार मध्य प्रदेश संदेश के नाम से। वो सारे सरकारी दफ्तर, जैसे अभी हम लोग सीएम हाउस गए थे तो वहां वो रखी, तो मध्य प्रदेश के हर विभाग पर, एमएसएमई पर, मध्य प्रदेश के टूरिज्म के हर महीने एक मैगजीन मध्य प्रदेश संदेश, इसको मैं भूल जाता हूँ। और ये मैगजीन पढ़नी है मेंस के बच्चों के लिए, आपका मेंस बहुत शानदार है, मध्य प्रदेश संदेश के नाम से 3 के क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सर? क्या पेपर 3 है, तो साइंस से ताड़े लग रहे हैं क्या? साइंस में डिस्कस की जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन आया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर आया, क्या डिस्कस करो? अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित दिया, हो नहीं सकता तो इंट्रो ले लो साइंस में। आप सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी भोजन के साथ लेकर के जाएंगे, और रिफ्रेशमेंट ना हो तो कार्यक्रम अधूरा लगता है। स्कूल की बूंदी लड्डू से यदि मन उच्छिन्न हो तो उससे दिक्कत नहीं है, बढ़िया पूरी है, बढ़िया सब्जी है और बूंदी की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी यहाँ रुकेंगे और प्रसाद लेकर के जाएंगे। जाहिर सी बात है, पूरे कार्यक्रम का खर्च यदि निकालें तो मुझमें मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि आप जब आए हैं तो पता नहीं किस आशा से आए होंगे, किस उम्मीद से आए होंगे, पर यदि जब आप जाएंगे, जब आप जा रहे होंगे, तब आपके पास कुछ ना कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि इस मेन से संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह गया होगा। यदि रह गया हो तो क्लियर कर लीजिए, हालांकि ये उपस्थित रहेंगे आए दिन, चिंता नहीं करनी है। बाकी कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। बहुत देर से, आज के लिए इतनी हिंदी काफी है। धन्यवाद।